आध्यात्मिक, इन सभी का संवेदनात्मक विकास इन ऑनलाइन क्लासेस से न मुमकिन है और न के बराबर है। और क्रियाशीलता, हमें मालूम नहीं कि वो बच्चा उन होमवर्क्स को, उन पाठ्य गृह कार्य को किस तरह वो कर पाएगा। और अभिभावकों की बात पूछिए मत, अभिभावकों को पहले अपने जीविका की ओर ध्यान देनी है और उस जीविका को सुरक्षा रखते हुए उन्हें अपने बच्चों के साथ अपने ऑनलाइन टीचिंग पे बैठना है। तो अगर टीचर्स, अगर कोई शिक्षक ढंग से नहीं पढ़ा पा रहा है तो सारा दोष उस बच्चे पर होगा और सभी तनाव में होंगे। ये रही जो प्रारंभिक शिक्षाओं की बातें, जो कॉलेज के टीन स्टूडेंट्स आर इन डिप्रेशन। डिप्रेशन इसलिए कि उनका बहुत बड़ा लक्ष्य था आगे जाने की, उन्हें रियल और वर्चुअल क्लासेस का एक बहुत अर्थपूर्ण पद्धति उन्हें मालूम हो चुका है, इसलिए उन्हें डर है कि रियल क्लासेस के परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए दिया जाए और हम वर्चुअल में पास होकर सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं। Who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering on a cold iron। और ये श्रृंखला की बात होती है, करोड़ों के रुपये वे खर्च करके इतने बड़े प्रतिष्ठित विद्यालय को वे खड़ा करते हैं, लेकिन वहां विद्यार्थी नहीं है तो उन्हें कितना खर्चा करना होगा, वहां लोगों के लिए कैसे देना है। तो इन सभी को देते हुए, इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये शिक्षा कुछ हद के लिए ये ठीक है। मैं आप सभी के लिए एक प्रश्न छोड़ के के बीच का जो प्रयोग है, जो प्रयोगात्मक रूप हम ले रहे हैं, तो उसे हम 5 साल के बाद ही देखेंगे कि जो वर्चुअल में ही पढ़ाई करके आए हुए बच्चे की क्या हालत होगी। मुझे जो सुअवसर दिया गया इस संस्था के लिए मैं साधुवाद कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज प्रोफेसर पाटिल संजय नारायण। प्रोफेसर संजय नारायण पाटिल, प्लीज रेस्पॉन्स दीजिए। हेलो हेलो जी 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 बताएं। जी संजय नारायण पाटिल जी ना? जी मैं शुरू करूं सर? जी जी जी। हेलो, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर, मैं मारकोलकर महाविद्यालय की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा विषय है ऑनलाइन शिक्षा और छात्रों का तकनीकी विकास। दरअसल शिक्षा यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर कुछ न कुछ सीखता रहता है। शिक्षा विनोबा भावे जी के मतानुसार उन्होंने शिक्षा और संस्कार इस निबंध में कहा है, शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक है अनौपचारिक और दूसरी है औपचारिक। औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य है 4 दीवारियों में बंदिस्त स्कूली शिक्षा एवं पाठशाला में मिलने वाली शिक्षा। इसमें विशिष्ट अवधि तथा समय का बंधन रहता है, जिसका निश्चित पाठ्यक्रम तथा क्षेत्र निश्चित किया जाता है, जो नियमों बाध्य रहती है। तो अनौपचारिक शिक्षा में ये सारे बंधन मुक्त होते हैं। ये शिक्षा खुली है, समाज एवं प्रकृति के द्वारा इस शिक्षा का ग्रहण किया जाता है। संसार ही इसमें एक पाठशाला होती है। पढ़ाई करने वाले और पढ़ाने वाले हर एक घटक होते हैं। इस सेमिनार को मद्देनजर रखते हुए हम प्रथम औपचारिक शिक्षा के बारे में मंथन करना चाहते हैं। मैं अपने विचार प्रस्तुत करते हुए ये कहना चाहता हूं कि सभी जनों का इस सेमिनार में स्वागत करते हुए, किसी भी बच्चे के लिए घर के बाद दूसरी नई दुनिया है स्कूल तथा पाठशाला। प्रत्येक बच्चे के लिए घर के संस्कार एवं लाड़ प्यार के साथ साथ जरूरी होती है उसे प्रत्येक शिक्षा, और शिक्षा पाने का पहला कदम पाठशाला है, जहां बच्चे की पहली पहचान एक विद्यार्थी के रूप में होती है। अर्थात यहाँ से हमारे विद्यार्थी जीवन की शुरुआत होती है। स्कूल में विद्यार्थी अपनी लगन, मेहनत और निष्ठा से शैक्षिक जीवन के बीच बोकर उसे सींचकर फल पाने की कोशिश करता रहता है। शिक्षा के साथ साथ कर्तव्य और जिम्मेदारियां समझता है। किताबी ज्ञान और अध्यापकों की मदद से वह अपने जीवन की अनेक परीक्षाओं को पास करता जाता है। उसका व्यक्तित्व विकास और अनुशासन के पाठ स्कूल में पढ़ाए जाते हैं।
अच्छे व्यक्तित्व के अभाव में उसकी जीवन की गाड़ी पटरी पर से फिसलने की संभावना होती है। पर यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या केवल हम सिर्फ किताबों को पढ़कर ही अपने व्यक्तित्व को सरल कर सकते हैं? शायद ही इसका उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया पल पल बदल रही है। केवल श्राव्य माध्यमों से आज काम नहीं चलेगा। तो शिक्षा में दृक श्राव्य अर्थात आधुनिक तकनीकी ने प्रवेश किया है। इस तकनीकी ने दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी व्यक्ति से संपर्क करता जाता है, विचारों और भावों को आदान प्रदान करता रहता है। इंटरनेट के माध्यम से अपडेट प्राप्त करने वाला ये छात्र साथ ही साथ इस विद्यार्थी के साथ अध्यापकों को भी अपडेट रहना आज की दुनिया में अत्यंत जरूरी होता है। इस दशा में अगर अध्यापक पीछे पड़ा या आधुनिक तकनीकी की उपयोगिता करने में उसके प्रति प्रेम भाव कम हो जाता है या देखने का नजरिया ही बदल जाता है। क्योंकि कहा जाता है एक अध्यापक अच्छा अध्यापक तभी कहलाता है जब उसके विषय के विद्यार्थियों का परिणाम बेहतर होगा। अगर अध्यापक ही पुरानी रटी रटाई बातों पर चलने का आदि बना तो विद्यार्थी का विकास निश्चित रुक जाता है। अतः अध्यापक को पहले अपडेट रहना है। हम आज कोई भी बहाना नहीं बना सकते, मुझे यह देखने नहीं मिला, मुझे अमुक साधन नहीं मिला, वहां उपस्थित रहने का मौका नहीं मिला, आदि बहाने बनाने का कोई भी कारण आज बाकी नहीं रहा है, क्योंकि तकनीकी ने इस सारे प्रश्नों की समस्याओं का हल किया है। दुनिया के बाजार में छात्रों को टिकने के लिए नए तकनीकों की जानकारी लेनी अपेक्षित है, और अपेक्षित ही नहीं अनिवार्य भी है। जो इनसे अलिप्त रहा मानो आज की शिक्षा की भाषा में वह अनपढ़ रहा, चाहे वह कितनी भी डिग्रियां हासिल करे, उसको आता है। शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले सुधार इस प्रकार है। व्यक्ति को विषय पर पकड़ मजबूत करनी मिलती है। उच्चारण एवं शुद्धता में बच्चों को पॉज हो गया है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज रितेश कुमार चौरसिया, रितेश यादव, डॉक्टर चंद्रकंवर पालावत, डॉक्टर विघ्नेश्वर मिश्रा। हाँ जी जी। Namaskar. Myself Dr. Vighnesh Mishra. I am going to present my research paper on COVID-19 virtual space of teaching and learning and study. Actually, the COVID-19 outbreak was caused by the SARS-CoV-2 virus, which was triggered in December 2019 in Wuhan city in Hubei province of China. We know all these things. And its impact on education, it is the theme of this research paper. As of 26th May, according to UNESCO monitoring report, 1,190.9 million learners, which is 68% of total enrollment over 158 countries, are affected due to complete nationwide lockdown. And if we will see in our India, then as of 26th May, according to UNESCO monitoring report, 320.7 million learners are affected due to complete nationwide lockdown. And its impact on students, defer entry to next year, and rise psychological distress related to competition of course, exam, result, grade, and future career. Students, due to rise of unemployment rate among graduate, it is the major impact on the students. And impact on institutions, if you will see the matter, and closing of college, campus, cancellation, class postponed, examinations, cancellation of workshops, seminar, conferences, training programs, all these things. And impact on teacher, if you will discuss, many teachers may face difficulty on lectures and evaluation to online, face difficulty to design e-content, other materials in a very short period of time. And online mode classes also have issues of security and reliability. And what is virtual space? Virtual space can functionally defined as
facilitated by network computers, and space refers to a platform or environment where people can interact. Virtual learning environment, virtual world, collaborative virtual environment, and multi-user virtual environment are the aspects. Then all educational practices, for instance, task design, student participation and motivation, student acquisition of information and learning, etc., are being done by such platform. And role of ICT, you will see in the era of technological revolution, ICT become an integral part of our daily life. As a significant tool, it facilitates in attainment of quality education for all. Virtual learning environment, virtual world, collaborative virtual environment, and multi-user virtual environment has immense impacts on teaching learning environment. Educational administration and management, teaching learning pedagogy, developing quality and structured syllabi, crafting learning and teaching materials, enhancement of motivation and facilitates the education of basic skills, etc. Please summarize. And I would like to conclude my point. As higher education institutions don't have any option other than the use of ICT for online classes in this COVID-19 era, and through we have lot of issues and challenges of it, but journey towards virtual space of teaching and learning has started much earlier, but accelerated during the COVID-19. Role of government, quality assurance agencies, and higher education institutions should work together for effective expansions of flexible learning. COVID-19 crisis forces higher educational institutions to integrate ICT in their practices quick as possible, and opportunities of implementing blended learning, a mixture of face-to-face and also online learning, in order to increase access and improve learning. Thanks, all. Thank you so much. The next participant is Devesh Pandey, Dr. Pinky Malik, Dr. Amit Mishra, Chandan Kumar, Dr. Yes, Sachin sir, Kumar. I am here, Pinky Malik. जी बोलें. Pinky Malik. आपके बाद में डॉक्टर अमित मिश्रा, चंदन कुमार, सचिन कुमार, इनमें से जो भी अवेलेबल हैं. जी, पिंकी जी. सर मेरा नंबर नहीं आएगा सर. हेलो. किनका सर? डॉक्टर विकास. सर डॉक्टर विकास कुमार सर. आवाज नहीं आ रही. वो दोबारा में देखेंगे सर. अभी आप उस समय अवेलेबल नहीं थे शायद. सर मैं अवेलेबल था सर. मैंने बोला भी था सर. मैंने अवेलेबल रेस्पॉन्स नहीं. अभी ले लेते हैं. प्लीज अभी पहले पिंकी जी को होने दीजिए. ओके सर. Good morning, everyone. Today I am going to share some digital tools which we are using during teaching learning process in the context of COVID-19. There are a variety of digital tools or e-tools, we can say, technologically available for making pedagogical designs and planning, instructional practice for excellent educational experiences. Here, this paper will focus on some e-tools which are used during teaching process in contest. I have categorized these e-tools in 4 categories. First is virtual learning tools, that is related to the learning management system, or we in other words we can say that the current management system is all. The main characteristic of these LMS are मुझे ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है. functionalities. जी. It is both available paid as well as free of cost on the internet site. A few examples are Moodle, Google Classroom, JillLearn, Canvas, OpenEDX, Camilio. Moodle is nowadays. Then second category is lecture capture tools. It is concerned with the process which is used for recording classroom lecture lesson. After the class, these videos can be seen and reviewed by the students. Lecture capture tools allow instructions to create recordings of classroom lectures or presentations, including audio, video, and screen content, and share them with students online. Some of the examples are Presentation Tube. And most commonly used online face-to-face teaching learning platforms are we are also using Zoom app that is used for reliable large video calls. Google Hangout Meet. This is we can say it is an official
app also used for video chat and video calling, etc. Then WebEx, it is also used for whiteboarding, and then GoToMeeting. If we are going to arrange any kind of meeting or professional meeting, we can अपना लोड करके रख दिया, बोलने की जगह वही खोल दिया। सविता जी, एक बार आपका वीडियो ये ऑडियो म्यूट कर दीजिए प्लीज। यस जी। पिंकी जी, I think connection is hard. And the next participant is Dr. Vikas Kumar Sharma. सर गुड मॉर्निंग। जी सर। गुड मॉर्निंग जी, सर। गुड मॉर्निंग। Good morning, all participants and dear organizers. Myself, Dr. Vikas Kumar Sharma, Assistant Professor, Government College, बूंदी, राजस्थान। आज की इस वेबिनार का बहुत ही शानदार आयोजन आप लोगों ने किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और मेरे इस वेबिनार का आज का विषय है ऑनलाइन शिक्षण की आवश्यकताएं, चुनौतियां एवं समाधान। वैसे तो ये बहुत वाइड विषय है, क्योंकि इसको थोड़ी देर में समेटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं निर्धारित समय में मेरी बात रखूंगा। सबसे पहले तो अपने को इस बात को ध्यान रखना होगा कि यदि किसी भी प्रकार का शिक्षण कार्यों में परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन यदि सकारात्मक होता है तो उसे अपने को सहज ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर पीढ़ी के अनुसार शिक्षण कार्य का स्वरूप बदलता रहता है। और ये अपने सामने एक कोविड-19 के समक्ष उपलब्धता के कारण ये चुनौती आई है कि किस प्रकार अपन शिक्षण कार्यों को आगे गति दे सकते हैं। इस दौरान यकायक ये बात होने लगी है कि ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये एक परिवर्तन का सूचक है, इसको अपन को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। कोई भी समस्या इतनी विकट नहीं है जिसका अपन समाधान नहीं कर सके। इसके साथ ही अब इसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं ऑनलाइन शिक्षण में, मैं कुछ समस्याएं रखता हूँ। 3-4 समस्याएं मेरे सामने जो है मोटी मोटी, वो ये है कि एक तो रूरल एरियाज में एंड्रॉइड फोन की उपलब्धता नहीं है। ग्रामीण लेवल के जो विद्यार्थी हैं वो तकनीकी ज्ञान से वंचित हैं और उनके पास इस प्रकार के संसाधन उपकरण उपलब्ध नहीं है कि वो ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त कर सके। दूसरा, उनके पास मोबाइल डाटा वो कहाँ से उसमें रिचार्ज करेंगे, क्योंकि काफी कॉस्टली हो जाता है। 300-400 रुपए पर मंथ उनके लिए डाटा उसमें मोबाइल में डलवाना बड़ा मुश्किल भरा रहेगा। तीसरा, तकनीकी ज्ञान की कमी रहेगी और तकनीकी संसाधनों की कमी। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका अपन यथेष्ट समाधान नहीं कर सके। ये सभी समस्याएं बहुत ही सहज रूप से समाधान करने योग्य हैं, क्योंकि जब विद्यार्थी अन्य कामों के लिए मोबाइल का यूज लेता है, मोबाइल पिक्चरें देखता है, मोबाइल का अन्य व्हाट्सएप चलाता है, यूट्यूब फेसबुक ये सब उपयोग में करता है, तो क्यों ना उस डाटा का उपयोग वो ऑनलाइन शिक्षण में भी कर सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ विद्यार्थियों के पास ये सुविधा नहीं होगी अभी भी, लेकिन आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में धीरे धीरे वो भी तकनीकी रूप से जानकार हो जाएंगे और उनके पास ये सब सुविधाएं रहेगी। क्योंकि अपन ने देखा कि कुछ वर्षों पहले काफी लोगों, अब आजकल जो सब्जी बेचने वाला मजदूर व्यक्ति भी एक मोबाइल का यूज करता है। तो इस प्रकार ऐसा नहीं है कि ये तकनीक बड़ी दुर्गम है, ये सहज रूप से धीरे धीरे 1-2 साल में हैबिचुअल हो जाएंगे और उनके पास ये तकनीकी पहुंच जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट सर जी। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम टीचिंग का महत्व खत्म हो जाए, क्लासरूम टीचिंग का भी अपना महत्व रहेगा, लेकिन इसके साथ अपन ऑनलाइन शिक्षण को भी नहीं नकार सकते। ऑनलाइन शिक्षण का अपना महत्व है। अब जैसे आज दूर बैठे कई प्रकार के विद्वत लोगों से अपन को ज्ञान प्राप्त करने का जो सुअवसर प्राप्त हो सकता है वो ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से हो सकता है, वो क्लासरूम टीचिंग से भी नहीं हो सकता। तो ऐसा इसके हो सकती है इसकी कमियां हो, लेकिन इसके उपयोग बहुत हैं और फायदे बहुत हैं, तो इसको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। यही मेरा एक छोटा सा ये विषय मैंने रखा आपके सामने और मेरे को बोलने का अवसर दिया आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू एनलाइटन अस। डॉक्टर अमित मिश्रा, चंदन कुमार, डॉक्टर सचिन कुमार, प्रदीप कुमार मिश्रा, डॉक्टर आराधना व्यास, सोहनलाल मीना। हाँ सर, सोहनलाल हैं अभी जी। हाँ सर, सोहनलाल
सर मेरा टॉपिक, सभी को नमस्कार। सर आवाज आ रही है? जी नमस्कार, बोलें। सर मेरा टॉपिक है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ऑनलाइन शिक्षण की आवश्यकता तथा समस्याएं। सर मैं संक्षेप में बोलना चाहूंगा कि ऑनलाइन शिक्षण की आवश्यकता और बहुत ऑनलाइन शिक्षण अभी स्टूडेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन शिक्षण और खुले पोर्टल किसी भी समय कहीं से भी सुलभता से प्राप्त किया जा सकता है। ये न केवल साधनों बल्कि व्याख्यान, वीडियो आदि, बल्कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा फैलाने के लिए दूरस्थ शिक्षा पहलों को बढ़ावा देता है। यह विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए जो बालक बालिकाएं, जो लोग 24 घंटे स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए नियमित स्कूलों में भाग नहीं ले पाते हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। शिक्षा की लागत भी कम आती है। ऑनलाइन शिक्षण से ऑनलाइन समाधान के माध्यम से कम लागत पर सेवाएं उपलब्ध हो सकती है, जिसके माध्यम से खुद को सीखें और सामुदायिक शिक्षा को प्रोत्साहित भी मिल सकता है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से किसी भी समय कहीं भी एवं शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बालक बालिकाएं या बालिकाओं के लिए खासकर जहां बाहर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कारण उन्हें रोक पाते हैं, उन्हें ऑनलाइन शिक्षण से शिक्षा प्राप्त करने के लिए दरवाजे उनके लिए खुलते हैं और आत्म शिक्षण सीखने को बढ़ावा मिलता है। और छात्रों के लिए अनेक अवसर हैं। जैसे सर ऑनलाइन शिक्षा से गैर पारंपरिक जो छात्र उनके लिए जो नौकरी पेशा या परिवार है, उनके लिए जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बच्चे हैं वो जो प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करते हैं, तो उनके लिए कई समस्याएं आती है। जैसे ड्राइव करना, पार्किंग ढूंढना, प्रशिक्षकों के लिए कार्यालयों के बाहर इंतजार करना, परीक्षा में परीक्षण करना इत्यादि के लिए जहाँ जाना होता है उनको, तो ये जहाँ तक ये समस्याएं ऑनलाइन शिक्षण से समाप्त हो जाएगी। तो इससे कई समस्याएं भी है सर, वो बोलना चाहूंगा मैं। ठीक, प्लीज अभी इसको हम जो है वो नेक्स्ट में करेंगे। नेक्स्ट है डॉक्टर सतीश प्रताप सिंह। आप कंप्यूटर के सामने कितने हेलो सर। हेलो सोनलाल जी प्लीज इसको अभी कंक्लूड कर दिया हमने जी। डॉक्टर सतीश प्रताप सिंह अवेलेबल हैं, प्लीज रेस्पॉन्स दीजिए। हेलो, हाँ सर। डॉक्टर सतीश प्रताप सिंह जी। जी सर, सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं, बताएं। सर आवाज आ रही है? सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो। अंतर्राष्ट्रीय इस वेबिनार में सभी का स्वागत है। तो सभी जानते हैं कोरोना जैसी महामारी ने हमको एक नई अपॉर्चुनिटी दी है, शिक्षण की नई संभावनाएं तलाशने पर इसने जोर दिया है। तो मेरा जो विषय है वर्तमान संदर्भ में संस्कृत शिक्षण की संभावनाएं। जैसे हम देख रहे हैं कि सारा विश्व इस समय हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृत की ओर जा रहा है। आपने देखा होगा सभी सरकारें आयुष कवच लोड करने के लिए कह रही हैं, हमारे आयुर्वेद के ऊपर जाने के कह रहे हैं। जो भी सरकारें हैं वो चाह रही हैं कि मानव अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाए। तो हम इम्यूनिटी सिस्टम अपना कैसा बढ़ाएंगे? जब अपने आयुर्वेद को हम जानेंगे, अपने वेदों में उल्लिखित ज्ञान को जानेंगे। हमारे यहाँ वेदों में जो भंडार ज्ञान का प्रचुर मात्रा में जो ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, यदि उसको हम अपने जन पीढ़ी तक पहुंचा पाए संस्कृत शिक्षण के माध्यम से, तो सर्वसुलभ हो सकता है। क्योंकि हमारे अथर्ववेद में जल चिकित्सा, रस चिकित्सा, प्राणायाम चिकित्सा आदि विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां हैं, जिनको हम संस्कृत शिक्षण के माध्यम से सभी छात्रों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि बिना उसके ज्ञान के कोई भी अपने आप को इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत नहीं कर सकता है। क्योंकि हम प्राथमिक शिक्षा की अगर बात करें कि प्राथमिक स्तर पर जो संस्कृत शिक्षण है नाम मात्र है। यदि हमारे संस्कृत जो विद्वान हैं उन्हें चाहे लिटरेचर, चाहे जो भी लिटरेचर हो, उन सब का सरल शब्दों में अनुवाद करके संवाद शैली के माध्यम से यदि पाठ्यक्रम में आयुर्वेद के उन नुस्खों को, तरीकों को जो हमारे यहाँ बताए गए हैं कि कैसे व्यक्ति अपने आप को संक्रमण से बचाव कर सकता है। माननीय प्रोफेसर वासुदेव शर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा था कि मनुस्मृति के कथन को देते हुए, वासुदेव कथन को देते हुए, जिस कार व्यक्ति पहले मल मूत्र त्याग के समय मुंह को बंद कर लेता था, आज वही स्थिति आ गई है। हम एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। घर से जाते वक्त, बाहर आते वक्त सब लोग स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो इन सब का स्वच्छता का ध्यान हम संस्कृत शिक्षण के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं।
पाठ्यक्रम में उसको समाहित कर सकते हैं, बिल्कुल। जिसका हमारा और संपूर्ण देश का भला हो सकता है। नेक्स्ट मैं अंत में कैंडिडेट यही कहना चाहूंगा कि संस्कृत में जो भी ज्ञान है उनका संवाद शैली के माध्यम से पाठ्यक्रमों में स्थान दिया जाए, और वर्चुअल क्लास के लिए इसमें जो प्लेटफॉर्म है संस्कृत भारतम, संस्कृत शौर्यम जैसे प्लेटफॉर्म है, जिनका विश्वविद्यालय स्तर पर प्रयोग करके छात्रों को संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सादर धन्यवाद सर। नेक्स्ट कैंडिडेट इज जी पूजा मिश्रा जी, और आपके बाद रेखा जोशी जी। हाँ नमस्कार। 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 हाँ बोलिए। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आप बोलना शुरू कीजिए मैम। ओके थैंक यू। मेरा नाम पूजा मिश्रा है। मैं MLK PG कॉलेज बलरामपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। आज की इस संगोष्ठी में मैंने जो विषय रखा है, चूज किया है, वो है वर्तमान कालिक शिक्षण पद्धति में अंतरजालिक शिक्षा व्यवस्था की भूमिका। आज के समय में ऑनलाइन शिक्षा एक बहुत बड़ी उपयोगिता बन चुकी है हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति में। यदि हम प्राचीन काल से देखेंगे तो प्राचीन काल में तो हमारी जो शिक्षण पद्धति थी वो गुरुकुल परंपरा, गुरु के आश्रम में शिष्यों को भेजा जाता था, वहां वो गुरु के सामने रह करके ज्ञान प्राप्त करते थे। किंतु आज जो भारतीय शिक्षा पद्धति है, जिसका कि ब्रिटिश काल में लॉर्ड मैकाले ने प्रवर्तन किया था, उसी के अनुसार लगभग चल रही है हमारी शिक्षण पद्धति। उसमें एक नवीन परिवर्तन आया जो धीरे धीरे आगे चल के तकनीकी शिक्षण पद्धति में परिवर्तित हो जाएगी। अभी तो तकनीकी शिक्षा पद्धति या ऑनलाइन शिक्षा या ई लर्निंग की अभी शुरुआत हुई है। तो हम देखते हैं कि हमारी वर्तमान काल में जो शिक्षण पद्धति है हमारे भारत में जो प्रचलित है, उसमें ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की क्या भूमिका हो सकती है, क्या महत्व हो सकता है, क्या उपयोगिता हो सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि परिवर्तन, जो कि सृष्टि का एक शाश्वत नियम है कि परिवर्तन होते रहना चाहिए हमारे समाज में, देश की उन्नति में परिवर्तन होते नहीं। यदि हम परिवर्तन के साथ साथ स्वयं को परिवर्तित नहीं करेंगे तो ना हम राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं, ना ही हम अपने समाज की उन्नति कर सकते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी इसी परिवर्तन का एक अमूल्य अंग है, क्योंकि यदि हम अपनी शिक्षण पद्धति में भी समय समय पर विकास की ओर अग्रसर नहीं होंगे, परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो हम कभी भी समाज और राष्ट्र के प्रति उन्नति में अपना सहयोग नहीं दे पाएंगे। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में हम कुछ ही बातें बताएंगे, जैसे कि कुछ इसके नकारात्मक भी प्रभाव हैं, कुछ सकारात्मक भी हैं। तो जैसे हम यदि देखते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा की जो सबसे ज्यादा उपयोगिता है वो दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षा सबसे ज्यादा उपयोगी है। और उसके बाद वर्तमान समय में जो कोरोना का संकट आ गया है, इस संकट की घड़ी में भी ऑनलाइन शिक्षा ही सबसे बड़ा माध्यम बन रही है बच्चों को शिक्षित करने के लिए। लेकिन ऐसा यदि हेलो कंक्लूड कर दीजिए प्लीज। हेलो अच्छा ठीक है जी, अब समराइज कर दे जी। ओके 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 ठीक है ठीक है। कहते हैं कि जैसे हम ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में कहते हैं कि पाठ्यक्रम जो पाठ्य सामग्री होती है उसे इंटरनेट पे उपलब्ध करवा देंगे, बहुत लोगों का ये कहना है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, क्या सारी लैंग्वेजेस में पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो सकती है? ये एक प्रश्न खड़ा हो सकता है हमारे सामने। क्या छात्रों का सर्वांगीण विकास ऑनलाइन शिक्षण पद्धति से संभव है? ये प्रश्न खड़ा हो सकता है। उसके बाद एक सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है हमारे सामने कि जो हमारे समाज में जो लेबर वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जो आर्थिक तौर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग मजबूत नहीं होता है, तो क्या वो वर्ग अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षित कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा ई लर्निंग के लिए हमें स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इन सब संसाधनों की आवश्यकता होती है जो सबके लिए संभव नहीं है। चलिए ठीक है, मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ क्योंकि टाइम लिमिटेशन है। ओके, थैंक यू, नमस्कार। ओके।
रेखा जी। नमस्कार सभी गुरुओं को। आपके बाद में सॉरी टू इंटरप्ट यू, रेखा जी के बाद में नवल किशोर शुक्ला जी, अरुणमणि पांडे जी या सविता जैन जी जो अवेलेबल है। जी रेखा जी कंटिन्यू करें प्लीज। प्लीज रेखा जी के बाद में है सर, रेखा जी बोलें। नमस्कार, मेरा जो विषय है वह है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था। आवाज सबको आ रही होगी। मैं अर्वाचीन भारतीय भवन में विद्यालय में अध्यापिका हूँ। मेरा कहना यह है कि वर्तमान संदर्भ में जहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत तेजी हो रही है, वहीं दूसरी ओर हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सार्थकता को खोती जा रही है। कोरोना वायरस से फैल रहे इस संक्रमण काल के दौरान मानव देश की शिक्षा व्यवस्था थम सी गई है। जन सामान्य का किसी भी कार्य के लिए बाहर निकलना असंभव हो गया है। स्कूल, कॉलेज, सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। इन परिस्थितियों में हमारी शिक्षा व्यवस्था को अंतरजालिक अर्थात ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ना अति आवश्यक हो जाता है। भारत सरकार की ओर से भी भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इंडिया डिजिटल इंडिया बन गया है। कोविड-19 के प्रभाव स्वरूप पूरी शिक्षा प्रणाली में मानो भूकंप आ गया है। इस भयानक परिस्थिति में हमें आत्मचिंतन की आवश्यकता है। शिक्षकों को ऐसे कठिन समय में अपने दायित्व निर्वहन को केंद्र में रखकर समाज और शिक्षा मनोबल बढ़ाना चाहिए। शिक्षक की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें अपने विद्यार्थियों के साथ ऑनलाइन जुड़े रहना चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा के महत्वपूर्ण विचार बिंदु को मैं निम्न पॉइंट से बताना चाहती हूँ। मैडम कंक्लूड कर दीजिए प्लीज। यस सर। शिक्षा एजुकेशन में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक का कार्य मात्र शिक्षण देना ही नहीं होता, बल्कि छात्रों को उचित निर्देश देना और ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षक अपने इस कर्तव्य का निर्वहन कर सकता है। ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान परिस्थिति में छात्रों तक पहुंचने की एक सही और सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। थैंक यू मैडम। नवल किशोर शुक्ला जी, अरुणमणि पांडे जी। अवेलेबल हैं तो प्लीज रेस्पॉन्स दीजिए। सर डॉक्टर अमित मिश्रा दिस साइड। जी बोलें। Hello sir, I'm Dr. Suman KS. Mine is number 20, but many 36, 34 and all are speaking. So could you just मैंने follow आपका नाम मैंने आपका नाम बोला था, उस समय आप अवेलेबल नहीं थे। अभी मैं थोड़ी देर में आपको वापस से ले लूंगा जी। I didn't even move aside from here. 9:55 से मैं। ओके, जस्ट 2 मिनट्स प्लीज, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। Thank you. जी। सुमन केएस जी, हेलो। आप म्यूट हो गए हैं सर। हाँ सर, सुमन जी बोले ना। बोलें। अभी जी जो बोलिए, 2 मिनट के बाद नेक्स्ट में करूँ। जी बोलिए। नाउ जी ओके। सुप्रभातं सर्वेषाम्। अहमत्र डॉक्टर सुमनाः लैला महाविद्यालयतः संस्कृतप्राध्यापकः मद्रास् विश्वविद्यालयतः। वीडियो नागच्छति। वीडियो नागच्छति। आमां सत्यम्। उच्यतां श्रीमन्। उच्यते। अहं तावत् आङ्ग्लमाध्यमेन अथवा संस्कृतमाध्यमेन इदानीं the ancient methodologies in Sanskrit, that is with respect to teaching, that is teaching pedagogies. I would like to just summarize my whole paper. I would be presenting it to the coordinator later, which would be published in detail. Now, actually, I'm surprised and amazed. आश्चर्यकरोऽयं विषयः यः सर्वेपि हिंदी भाषया वा अन्यया भाषया एव सम्भाषयन्तः सन्ति, किन्तु संस्कृतस्य सत्रमिदम् इति यदि वयम् अत्र भवामः तदा ज्ञातुमेव न शक्नुमः। अस्तु नाम
But just to make everybody, because there are many people who are from South India, outside India, and even from North India, I think we have to use some particular medium which would reach everybody. Now, let me, I'm amazed and surprised by the way, Dr. Madan Mohan ji has presented various Android apps on dictionary, Astadhyayi, and we nearly, definitely need to be very grateful to Dr. Madan Mohan Jha ji. With these few words, I would like to say, see, many people are worried that. Baldev ji, विषय में आने के लिए बोलिए. Yeah, I am. So, actually, my topic is ancient methodologies, as I told you. See, now we are all worried that due to this pandemic, we are unable to cater to the needs of students, hence we are using this through e-learning, all these things. Let us not get worried, and this will not carry on for a long time, because we have to reach the hearts of the students. Chhatranam hridayam yatha अस्माकं विषयाः प्राप्नुयुस् तथा अस्माभिः कर्तव्यम् एवञ्च तत्तु तदैव भवति यदि आचार्यः छात्राणाम् छात्रान् अभितः भवति एवञ्च therefore I think for example, if we take in ancient days Kautsa is an example, that Kautsa, after having learned from his teacher, there are two types of teaching. One is prior to teaching, some of the notes will be. After teaching everything, a kind of test will be given, and during teaching some three kinds. So in that, Kautsa is an example for post-learning. The teacher wanted to bring in some moral values within him. Hence, when after being insisted by the student Kautsa, the teacher said, Varatantu, said, okay, you go and get me Guru Dakshina. Then he went, and after that, he found it very difficult to get the Guru Dakshina for having learned 14 types of Vidya. Chaturdasha Vidya, he had to bring 14 million gold coins. So that was the, order given by the teacher. He went to then the Maharaja, that is Gomsha Maharaja, and there he had to appeal him, and he also was such a great person. And finally, he could find out that it is not so easy to give Guru Dakshina. So these are the things, the difficulties practically which were made by our teachers. So now if we are trying to teach everything through that is this madhyam, whether it is e-learning or using video conferencing or whatever it is, this is not possible. We will not be able to reach the hearts of the students. So therefore there are various such things. If we can take many other examples. So but as the time is very less, I would not like to take much of these. More tools and many more examples with from our epics and Vedas, Shruti Smriti would be given in my detailed paper. Thank you very much to Dr. Madan Mohan Jha ji and the whole team for having organized such a wonderful one. But my request is, please let it be conducted either in a common language or in Sanskrit, because it's a central Sanskrit. Let everybody sarvepi samskritaneva sambhashayamaha. Yadi anyena kenapi na avabudhyate chet tesham tatra doshah. अतः संस्कृतेनैव भवतु इत्येव मम तत्र विज्ञप्तिः इत्युक्त्वा इदानीं समावेशदृष्टिः अस्माकम् अस्ति, अतः भाषाणां प्रतिबन्धः न कृतः, किन्तु भवद्भिः अपि संस्कृतेन बहुधा यदि न प्रस्तुतं तर्हि तत्र भवतापि प्रयासः करणीयः आसीत्. अस्तु, चिन्ता नास्ति. अग्रे इदानीं डॉक्टर सम्पूर्णं संस्कृत चिन्ता नास्ति सर्, तत् So common language should be there, sir. Everywhere I am seeing the it's whether it is RSS or Lal Bahadur Shastri. तत् प्रतिभागिनः कृते स्वातन्त्र्यं दत्तमस्ति श्रीमन्, तावदेव. ते यथा सौविध्यम् अनुभवन्ति तथा ते भाषाव्यवहारं कुर्वन्ति. अस्तु, डॉक्टर अमित मिश्रा. डॉक्टर अमित मिश्रा जी सर प्रणाम, नमस्कार. नमस्कार. डॉक्टर अमित मिश्रा, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर. वर्तमान संदर्भ में देखते हुए ऑनलाइन टीचिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है. जिस तरह से कोविड-19 की वजह से अभी रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही है, तो इस संदर्भ में ऑनलाइन टीचिंग एक बड़ा ही अच्छा माध्यम है. ऑनलाइन टीचिंग से फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है. मुझे तो इस संदर्भ में फायदे ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि के माध्यम से एक साथ कई स्टूडेंटों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है. साथ में ये भी है कि अगर अपन
साथ में और भी लेक्चरर्स को अगर अपन टीचर्स को जोड़ना चाहें तो वो भी जुड़ सकते हैं, और एक ही समय में कई कई अलग अलग जगह से अपन ज्ञान का अनुभव अलग अलग प्रोफेसर टीचर्स वगैरह से ले सकते हैं। जबकि एक रेगुलर क्लास के अंदर इस तरह की सुविधा नहीं हो पाती है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए और आने वाले समय को भी देखते हुए ऑनलाइन टीचिंग एक बड़ा ही अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा आगे भविष्य में शिक्षा की व्यवस्था को और सुधारा जा सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट नवल किशोर शुक्ला, अरुणमणि पांडे या डॉक्टर सविता या डॉक्टर सविता जी। जी शुरू करो जी। यस, मैं डॉक्टर सविता जैन, दमोह पीजी कॉलेज इकोनॉमिक्स प्रोफेसर। सर्वप्रथम आज वेबिनार आयोजित करने के लिए आप सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने अच्छे टॉपिक पे आप वेबिनार करा रहे हैं और स्मूथली इसको सुन रहे हैं धैर्य से। मेरा विषय आज का है ई लर्निंग की आवश्यकता। वैसे तो ई लर्निंग हमारी पारंपरिक शिक्षा के विपरीत अलग प्रकार की लर्निंग थ्योरी है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के उपयोग से ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करते हैं। इसे हम प्रौद्योगिकी का रोजगार या एम्प्लॉयमेंट अथवा टेक्नोलॉजी रोजगार भी कहते हैं। ई लर्निंग के लाभ हमें ये होते हैं कि ये हमारे अनुभव को बदल सकता है, और हमें यदि किसी भी क्षेत्र में जानकारी लेना चाहे तो इंटरनेट पर खोज कर सकते हैं। कई प्रकार के ऑनलाइन रिसोर्स भी मौजूद हैं, जहां से हम किसी भी विषय को आसानी से ढूंढ सकते हैं। कुल मिला के ई लर्निंग ऑफलाइन साधनों की कमी को पूरा करता है। यदि हमें सीखने की इच्छा हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अतः इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और डिजिटल मीडिया के माध्यम से एजुकेशन लेना ई लर्निंग कहलाता है। वेब आधारित लर्निंग, वर्चुअल क्लास, मोबाइल आधारित लर्निंग और वेबिनार आदि, ये सब इसके रूप है। वैसे जब 1999 में ई लर्निंग का प्रारंभ हुआ था तो दुनिया उतनी सहज नहीं थी, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को कोई स्वीकार भी नहीं कर रहा था। परंतु धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम, इनमें सुधार हुआ और ये बहुत अधिक पॉपुलर हो गया। इसके कई माध्यम से हम ऑडियो, वीडियो, रिकॉर्डिंग, क्विज, सर्वे, इनके माध्यम से हम इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि अभी जहां हम कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहे हैं, पूरा देश लॉकडाउन है, ऐसे समय हम ई लर्निंग का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा शिक्षण में प्रौद्योगिकी हो रही। हर व्यक्ति, हर कॉलेज, हर स्कूल चाहता है कि हम ऑनलाइन क्लास लें और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। स्वास्थ्य में प्रौद्योगिकी हो रही, हम घर बैठे डॉक्टर से सलाह ले लेते हैं, घर बैठे सारे काम कर लेते हैं। इसी तरह से आपने देखा जहां होम फिटनेस बंद पड़े हुए हैं, जिम बंद पड़े हुए हैं, वहां पर योगा, रामदेव जी का योगा हम वीडियो ऑडियो के माध्यम से कर रहे हैं। इसी तरह ऑनलाइन पेमेंट, लोग कहते कागज मत छुओ, लेकिन हम ऑनलाइन पेमेंट, जब मोदी जी ने ये 8 नवंबर को ये स्वीकार किया था, तब लोग बड़े परेशान थे कि हम कैसे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, लेकिन अब हमें इसे स्वीकार करना पड़ रहा। ई पेपर पढ़ रहे हैं। इसी तरह से बच्चे जो है वो भी गेम्स आदि इस मोबाइल से या ऑनलाइन देख रहे हैं। घर बैठे हम सामान की डिलीवरी भी करा रहे। बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि हमें समय के साथ इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। धन्यवाद सर। जी, डॉक्टर सुनीता जायसवाल अवेलेबल हैं तो रेस्पॉन्स दीजिए। जी, सुनीता जी। सुनीता जायसवाल जी हैं। नेक्स्ट मनोहर कुमार, हरिदत्त शर्मा। हरिदत्त जी हैं अवेलेबल? अभी मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम थी सर, मेरा नाम बोला गया है? शर्मा नहीं, सुनीता जायसवाल जी, एसोसिएट प्रोफेसर, HOD संस्कृत। ओके सर, मैं नहीं हूँ जी। मेरा पुनीता गुप्ता है। ओके, मनोहर कुमार जी या हरिदत्त शर्मा जी? हरिदत्त शर्मा जी, बोलें। सुन पा रहे हैं? जी, बोलें। हेलो, अच्छा। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम हरिदत्त शर्मा उत्तर प्रदेशस्य बुलंदशहर जनपदान्तर्गते देवनागरी स्नातकोत्तर महाविद्यालये संस्कृत विभागे सहायक प्राध्यापकः अस्मि। मम वाचनस्य विषयः वर्तते अध्यन्तर्जालं संस्कृत शिक्षणस्य आवश्यकता, समस्या, समाधानं च।
इति अस्तु वयम् इदानीं पश्यामः यत् कोरोना कारणात् समग्रे जगति महत् परिवर्तनं दृश्यमानम् अस्ति। सर्वाधिकं परिवर्तनं शिक्षा क्षेत्रे दृश्यमानम् अस्ति यत् ये जनाः कदापि वेबिनार् आदि विषये न श्रुतवन्तः आसन् ते प्रतिदिनं वेबिनार् आदिषु भागस्य ग्रहणं कुर्वन्तः सन्ति। इदानीं संस्कृत क्षेत्रे तु महती आवश्यकता वर्तते ऑनलाइन प्रविधिः पाठनस्य, परन्तु तत्र काश्चन समस्याः अपि भवति। यथा ग्रामीण परिवेशेषु वसतां छात्राणां पार्श्वे एंड्रॉइड दूरवाण्यः न भवन्ति, इंटरनेट इत्यस्य समस्या भवति। परन्तु एताः तादृश्यः समस्याः सन्ति यासां समाधानं न कर्तुं शक्यते, सारल्येन कर्तुं शक्यते। अपि च एका इतोपि समस्या वर्तते यत् विद्यालये यः शिक्षकः भवति सः यदा प्रत्यक्षं पाठयति तदा छात्रस्य अथवा छात्रायाः व्यक्तित्वस्य विकासः सम्यक् प्रकारेण भवति। वयं जानीमः यत् शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया भवति यत्र शिक्षकः पाठ्यक्रमः छात्रः इति एते त्रयाः भवन्ति। परन्तु ऑनलाइन विधि माध्यमेन पाठ्यमानासु कक्षासु शिक्षकस्य अभावः भवति। सः पाठयति परन्तु प्रत्यक्षरूपेण न पाठयति, तेन व्यक्तित्वस्य तथा विकासः न भवति यथा कक्षासु भवति। तो इयमपि समस्या अस्ति। परन्तु लाभाः अपि सन्ति, यथा वयं दूरस्थ विदुषाम् अपि वचनानि श्रोतुम् अर्हामः। ये अत्यन्त दूरे वसन्तः विद्वांसः सन्ति तेषां प्रतिदिनं वयं वचांसि श्रोतुम् अर्हामः। तो एते सर्वे लाभाः सन्ति ऑनलाइन माध्यमेन पाठनस्य। काश्चन समस्याः सन्ति चेत् केचन लाभाः अपि सन्ति। ये याः समस्याः सन्ति तासां समाधानं कृत्वा सारांशं वाक्यं वदन्तु कृपया। वदामि एकेन वदामि। याः समस्याः अनुभूयन्ते तासां समस्यानां समाधानं विधाय अयम् ऑनलाइन प्रविधिः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः। समीचीनं, धन्यवादः। सर्वेषां धन्यवादः, सर्वेषां धन्यवादः। अनीता रानी जी या डॉक्टर मीनू मिश्रा जी अवेलेबल हैं? डॉक्टर मीनू मिश्रा जी। As we all know, we are fighting against this pandemic coronavirus 19, and to fight this disease. सर मुझे सुन पा रहे हैं? सर मैं मीनू मिश्रा बोल रही हूँ, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बोले मीनू जी। हाँ सर, मैं डॉक्टर मीनू मिश्रा जगत गुरु रामानंदाचार्य राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से हूँ, और मेरा विषय है आज आंतरजालिक शिक्षा में छात्रों, अध्यापकों, विद्यालयों तथा अभिभावकों की चुनौतियां। वैसे तो वर्तमान समय में जिस प्रकार की स्थिति है उसमें वेब क्लासेस विद्यार्थियों के लिए एक वरदान ही साबित हुआ है। ये काफी आसान, फ्लेक्सिबल और व्यक्तिगत अटेंशन के साथ एक सुलभ साधन है। कोविड-19 में फंसे स्टूडेंट्स को उनके घर पर ही अध्ययन कराने के लिए हालांकि ये अवश्य है, लेकिन हमारी भारतीय सामाजिक परिस्थितियों के अंदर घर पर बैठकर ऑनलाइन माध्यम से कार्य करना या पढ़ना दोनों ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि हम इस प्रकार से कभी भी आम जन जीवन में इसका उपयोग नहीं करते। वैसे भी ये तय है कि वर्तमान परिस्थिति में हमारे देश में भी एक नया विकल्प बनकर उभरा है। इस विकल्प को बहुत से पश्चिमी देश अध्ययन कार्य में उपयोग में ले भी रहे हैं। इसमें विद्यार्थियों को उन अध्यापकों से यथार्थ रूप से जुड़ने का मौका भी मिलता है जिन्हें वो सिर्फ किताबों में या रिसर्च पेपरों के माध्यम से ही पढ़ या समझ पाते हैं। ये एक तरह से वैश्विक अध्ययन के लिए बहुत ही उपयुक्त साधन है, लेकिन हर नव प्रयास के अपनी ही कुछ चुनौतियां होती है। तो इसकी वेब क्लासेस की बहुत ही गूढ़ चुनौतियां हैं। सर्वप्रथम विद्यार्थी के स्तर पर भारत देश में इंटरनेट की सुविधा, स्पीड उस प्रकार से सक्षम नहीं है जिसमें ऑनलाइन क्लासेस को सही तरीके से उपयोग में लिया जा सके। जिस भी फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर पर इसका अध्ययन किया जा रहा है उसकी स्क्रीन से विद्यार्थियों की आंखों पर, उनकी एकाग्रता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही ईयरफोन को लगातार कानों पर लगाने से भी एक प्रकार का नुकसान होता है। साथ ही जब अध्यापक के समक्ष सिर्फ एक स्क्रीन के माध्यम उसका विद्यार्थी पर बहुत ही सीमित रहता है, जिसके कारण एकाग्रता सुनिश्चित नहीं हो पाती। ओके सर, ओके सर, अध्यापक के स्तर पे सुन लीजिए एक बार कि वैसे तो अध्यापक को अपनी हर कक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन अब यहाँ पर उन अध्यापकों के साथ एक बड़ी चुनौती है जो इंटरनेट या ऑनलाइन के माध्यम पर बहुत सीमित थे। उनको अब पूरा अध्ययन कार्य इसके अनुरूप ही करना पड़ता है। जब वो एक साधारण कक्षा में अध्ययन करा रहे होते हैं तो हर विद्यार्थी उनके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से होता है, जिससे वो उनकी भाव भंगिमाओं से पता लगा लेता है कि विषय में उनकी रुचि है या नहीं। और जब वो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहे होते हैं तो प्रत्यक्ष रूपी संभावनाएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि यह नया माध्यम है, इसलिए अध्यापकों को कक्षा से पहले अधिक मेहनत करनी पड़ती है। सर इसके बाद मैं आपको समराइज करती हूँ।
कि सरकार का भविष्य अब तैयार हो रहा है, उसमें ये ऑनलाइन माध्यम हर प्रकार से उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो इसकी चुनौतियों पर अध्ययन करना आवश्यक है और मेरा ये मानना है कि अब सरकारी तंत्र को भी इतना सुदृढ़ होने की आवश्यकता है, कि जिससे हर विद्यार्थी तक एंड्रॉइड फोन कैसे पहुंचे, हर अध्यापक तक इससे संबंधित सुविधाएं कैसे पहुंचे, विद्यालय अपनी आम आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेगा, इन सब पर चिंतन और मनन की आवश्यकता है। आने वाला भविष्य पूर्णतः निर्भर करेगा कि आंतरजालिक माध्यम कैसा है। धन्यवाद सर। निधि सोनी जी, निधि सोनी जी अवेलेबल हैं? जी, निधि सोनी जी के बाद में कौशल पंवार या डॉक्टर नीरज शर्मा। निधि सोनी जी प्लीज कैरी ऑन। निधि जी बोलें। आपका ऑडियो बहुत वीक आ रहा है मैडम, बहुत वीक आ रही है आवाज। जी बोलें। मनन की आवश्यकता है, आने वाला भविष्य पूर्णतः जी बहुत धन्यवाद मैम। डॉक्टर कौशल पंवार, डॉक्टर नीरज शर्मा अवेलेबल हैं? डॉक्टर शेरब भूटिया, डॉक्टर शेरब भूटिया हैं? प्लीज रेस्पॉन्स दीजिए अगर हैं तो। नेक्स्ट डॉक्टर शेरब भूटिया हैं? राजमणि उपाध्याय, राजमणि उपाध्याय अस्ति वा? राजमणि उपाध्याय नास्ति इति मन्ये। संदीप कुमार चौरसिया, डॉक्टर आमोद शर्मा, प्लीज रेस्पॉन्स दीजिए अगर हैं तो। डॉक्टर आमोद शर्मा। अजय कुमार, अजय कुमार जी। प्रवीण कुमार राय जी। डॉक्टर कमलेश कुमार। मिथिलेश कुमार पांडे। यस सर, मिथिलेश कुमार पांडे अवेलेबल। हाँ जी बोलें। हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल myself Mithilesh Kumar Pandey, research scholar in Veer Bahadur Singh Purvanchal Vishwavidyalaya Jaunpur. Today my topic is online education system. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय हमारा पूरा देश कोविड-19 की इस महामारी से जूझ रहा है और इन दिनों सबसे ज्यादा बच्चों के पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली को ज्यादा विकसित किया गया। पहले भी था, लेकिन इन दिनों क्योंकि बच्चों का पढ़ाई बहुत जरूरी है, इसलिए ऑफलाइन के माध्यम से ये संभव नहीं था, इसलिए हमारा ऑनलाइन एजुकेशन लाना पड़ा। और ऑनलाइन एजुकेशन से मैं, क्योंकि संक्षेप में ही बातों को रखना है, तो ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली से पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट सबके लिए लाभ हुआ है, ये आपके ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
कुलदीप पारिक, कुलदीप पारिक अवेलेबल हैं? उपस्थितः अस्ति वा कुलदीपः? आम् वदतु। उपस्थितोऽस्मि। वदतु। प्रणमामि, जयपुर परिसरतः। मेरा विषय है ई शिक्षा एक मौलिक दृष्टिकोण। वर्तमान में कोविड-19 महामारी से शायद हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सभी प्रभावित हुई हैं। उन सब के लिए ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग इत्यादि रूप देखने को मिले हैं। इसी के साथ ई कॉन्सेप्ट एक नया विषय है जिसके साथ हम ई लर्निंग को जोड़ सकते हैं। भारत जैसे देशों में जहाँ आधारभूत संसाधनों की बहुत कमी है, तो एक बड़े वर्ग को इंटरनेट तथा कंप्यूटर तक पहुंच बड़ी मुश्किल है। इस समय यह एक चिंतनीय विषय है, क्या हम ऑनलाइन शिक्षा सब तक पहुंचा पाएंगे? यदि इसी रूप में देखा जाए तो सबसे पहले ई शिक्षा 1953 ईस्वी में विलियम डी गेजियार्डी द्वारा इसका प्रारंभ किया गया और वर्तमान तक इसमें कितना परिवर्तन हुआ वो सब अपने सामने दृष्टिगोचर है। एक कक्षा व्याख्यान से शुरू हुआ, कंप्यूटर पे जाके एक पावर पॉइंट स्लाइड के रूप में उपलब्ध होकर वर्तमान में लैपटॉप या मोबाइल के द्वारा आज सबके पास जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त हो रही है वो एक इसी का रूप है। इसके प्रमुख पटलों के आम एक छोटी सी स्क्रीन पर इंटरनेट से वीडियो देखकर पढ़ना कहाँ तक संभव है, यह एक चिंतनीय विषय है। इसके अलावा मदन मोहन सर द्वारा दी जाने वाली उनके फेसबुक पटल से या उनके एंड्रॉइड ऐप से वो सभी एक ई शिक्षा के ही एक उदाहरण हो सकते हैं। अंत में सिर्फ एक ट्यूशन होगा जिनके ऊपर सबको चिंतन करना आवश्यक है, क्या ई शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली का रूप ले सकती है? यह वास्तव में एक चिंतनीय विषय बनकर उभरेगा, क्योंकि जो संस्कारी शिक्षा हम कक्षा शिक्षण में ले रहे हैं, क्या वो ऑनलाइन शिक्षण में उपलब्ध होगी? अंकिता प्रजापति जी उपस्थित हैं? अविनाश बर्मन जी, Yes sir, I'm here. Avinash Varman जी बोलें जी। Okay, thank you sir for giving me a chance. I'm Avinash Varman, PhD scholar from Sachi University, and my topic problem for the students and the parents in online classes. As we know, the whole world is facing a pandemic of COVID-19. Every system is pressed of the world, and every university and college arrange the different platform for the continue the education. आपका वीडियो नहीं आ रहा है? Yes sir, I closed my video. I have my video sir. So I just only audio mode. So there are many problems which is facing in online classes. One is digital platform or equipment lackness, because we know very well the reports of a Statica of India that said in till 2019 we have 813 millions of a smartphone user in India, but still we don't have a basic network, because Ookla, the global broadband system, provides the speeds of a network, and the average speeds we have a 4G 11.23, the highest speed of a Airtel, but more of the users are Jio. So we have a more problem in the video in the digital platform. The another problem online classes. Hello. जी conclude करें sir. Man-to-man interaction sir. And another problem is man-to-man interaction, because we in the offline classes we directly man-to-man interact with our teachers and the students, and they can easily understand what they want to tell. But in our online classes there are lots of students, so we can't directly express our view. So some of the problems are facing in online classes, but many more things are also will be good in the future. Thank you sir for giving me a chance. My Priyanka Singh, S.P. Vijay Kumar. Yes sir, I am available sir. हाँ बोलें. हरि ओम. सर्वेभ्यो नमो नमः. जी वदतु. अमुं सत्राध्यक्षाणाम् एवं कुलदीप शर्मा महोदयानां एतेषां संयोजकस्य सर्वेषां कृते एवं प्रतिभागिनां कृते सर्वेषां नमो नमः. मम विषयः वर्तते अन्तर्जालशिक्षा तथा छात्राणां सर्वाङ्गीण विकासः इति. सम्यक् श्रूयते वा महोदय? श्रूयते, उच्यताम्. अन्तर्जालशिक्षा तथा छात्राणां सर्वाङ्गीण विकासः इति. अहं मान्यते यत् सर्वाङ्गीण विकासः तावत् शिक्षा क्षेत्रे
न तु केवलं च छात्राणां सर्वेषां कृते ये नाम मानवाः सन्ति तेषां सर्वेषां कृते शिक्षायाः सर्वाङ्गीनविकासः भवति अन्तर्जालमाध्यमेन इति अहं वक्तुं शक्नोमि। तत् यथा शिक्षा तावत् सर्वेषाम् आधारभूतः विकासशीला एका प्रक्रिया भवति। यथा अस्य एव शिक्षायाः एजुकेशन् इति शब्देन वयम् आङ्ग्लभाषायां व्यवह्रियते। अस्य शिक्षायाः तावत् बहवः परिभाषाः महान्ताः उक्तवन्तः। तत्र तावत् एका परिभाषा वर्तते यत् एका परिभाषा वर्तते यत् यया बालकानां जन्मजातशक्तयः बहिः प्रकटीक्रियते इति प्रभोल् महोदयेन उक्तम्। एवं मानवानाम् अन्तर्निहितशक्तीनां बालकानां मानवानां च अन्तर्निहितशक्तीनां बहिरानयनम् एव शिक्षा इत्यपि प्लाटो महोदयः उक्तवन्तः। इत्यादिरूपेण बहवः परिभाषाः अत्र प्रकटीकृताः। इदानीं तावत् चलति अन्तर्जाल। यदि इदानीं सर्वे उक्तवन्तः आन्लैन् भवतः म्यूट् अभवत् एतत्। हरि ओम् महोदय श्रूयते वा? इदानीं समापनं करोतु, समापनवाक्यानि वदतु। तदा तावत् अन्तर्जालः एव अन्तर्जालमाध्यमेन एव सर्वम् अपि वयं साधयितुं शक्यते। अन्तर्जालः तावत् 1990 तमे वर्षे विश्वविस्तारजालम् इति वर्ल्ड् वैड् वेब् इति नाम्ना जालपुटे वेब्सैट् इति नाम्ना च आविर्भूतः वर्तते। एतस्य आविर्भूतकर्ता वर्तते डाक्टर् विस्टन् जी थिरम्। अन्तर्जालस्य नाम कन्क्लूषन् महोदय निष्कर्षः एकं निमिषे वदामि। सम्प्रति सर्वेषु विकसितदेशेषु एतस्य अन्तर्जालस्य प्रभावसाधनेन उपयोगः क्रियमाणः वर्तन्ते। यथा छात्राणां कृते अस्य अन्तर्जालमाध्यमम् उपयुज्य आन्लैन् माध्यमेन यदि पठनं च भवति चेत् माध्यमेन उपयोगः भवति इति कृत्वा छात्राणां सर्वाङ्गीनविकासः सम्पाद्यन्ते। अस्य दोषाः अपि वर्तन्ते यथा वाट्सप्, यूट्यूब्, टिक्टाक्, फेस्बुक् इत्यादि। अस्तु 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 श्रीमन्, धन्यवादः। रामजीत यादव जी, अवकाशं दत्तवद्भ्यः धन्यवादः सर्वेषां। प्रियंका रामजीत यादव एकं वदतु। प्रियंका सिंह। अहं प्रियंका काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य शोधक छात्रा अस्मि। मम विषयः अद्यतन समये भारतीय शिक्षा पद्धत्याम् ऑनलाइन शिक्षायाः उपादेयता। प्राचीन समय में भारतीय शिक्षा पद्धति की शिक्षा गुरुकुल विद्यालय इत्यादि में ही प्रदान किया जाता था। गुरु शिष्य एक दोनों अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। गुरु या शिक्षक ही शिक्षक सारांशमेव वदतु। प्रियंके सारांशं वदतु केवलं। सारांशं वदामि। भूमिकाया सम्यक्। अद्यतन समय संस्कृत ऑनलाइन शिक्षा के जनक प्रोफेसर मदन मोहन झा को माना जा सकता है, जिन्होंने संस्कृत की तकनीकी आधार अर्थात ऑनलाइन के माध्यम से सभी तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं। अन्य विद्वान जगदानंद झा, सृजन झा इत्यादि हैं। प्राचीन एवं प्रसिद्ध संस्कृत शब्दकोश अमरकोश अमर सिंह विरचित का भी एक इनके निर्देशन में तथा आचार्यवर्य सृजन झा महोदय के माध्यम से एक ऐप का निर्माण किया गया, जिसमें अनेकों वाचस्पत्यम इत्यादि है। अतः इस ऐप को डाउनलोड कर सरलतया से किसी शब्द का अन्वेषण कर सकते हैं, जो हमारे शोध विषय में अत्यंत उपयोगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। रामजीत यादव जी। रामजीत जी हैं। मधुस्मिता देका जी। अनुराग जी। अनुराग अस्ति वा? अनुराग अभी जुड़ नहीं पाया सर, अभी वेट कर लेते। अच्छा, उमा गुप्ता जी। सर उमा गुप्ता जी, क्या मैं बोल सकती हूँ? मेरा सीरियल नंबर क्या शुभ नाम आपका? डॉक्टर चंद्र कुमार। हाँ बोले, मैंने आपका नाम पुकारा था, आप उस समय थे नहीं शायद। बोले जी सर। कोई बात नहीं, बोल दीजिए। जी सर। Good afternoon, Honorable President of this international webinar, Professor Vasudev Sharma sir, Kuldeep sir, and all the respected professors. Thank you so much for the opportunity. हालांकि बहुत मुश्किल से मिल पाई टेक्निकल इश्यूज की वजह से। सर मेरा जो टॉपिक है वो है
challenges of online education. तो जैसा मेरे प्रीवियस स्पीकर्स ने काफी एलेबरेट किया है, तो मैं शॉर्ट में ही बोलना चाहूंगी। जो कॉमन चैलेंजेस है वो है कि हाउ टू रीच आउट टू आवर स्टूडेंट्स, because there is no more interaction, face-to-face interaction on the daily basis. Then completion of the course, conduction of the examinations, and taking feedback from the students through monthly tests or classroom tests, that is not possible now. Then use of audio visual methods, how to prepare videos. Most of the teachers, they are not familiar because they never face such kind of problem which they are facing now, कि कौन कौन से apps हैं, काइन मेकर है या कौन से हैं जिन पर हम अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो हम ई पाठशाला है उसकी मदद ले सकते हैं। जो ट्रेनर्स हैं, वो टीचर्स हैं, वो स्वयं से हम अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं, नीट से कर सकते हैं। नेशनल नॉलेज नेटवर्क है और नेशनल एकेडमी ऑफ डिपोजिटरी है, उस पर भी हम अपनी जो स्किल्स है उसको हम इन्हांस कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, टॉप यूनिवर्सिटीज है वर्ल्ड की या इंडिया की यूनिवर्सिटीज है, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी अपने कुछ ऑनलाइन सोर्सेज अभी लाइब्रेरीज से आप एक्सेस कर सकते हैं, कुछ अपने कोर्सेज भी कर सकते हैं, मूक्स के थ्रू भी आप अपने कोर्सेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन इश्यूज पर जिन पर की पहले बात अभी नहीं हुई है। तो जो लर्नर हमारे जो क्या चैलेंजेस है, तो देखिए उनके कल्चरल चैलेंजेस है, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है। तो हमें सिर्फ अंग्रेजी में ना पढ़ा के लोकल भाषाओं का हमें ज्ञान हो, तो इसके लिए टीचर्स को भी ज्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, उनको ज्यादा सीखना पड़ेगा और थोड़ा सा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जैसे हमने देखा कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है और इस पैंडेमिक में हम किस तरह से इस वॉर को हम जीत सकते हैं। तो जैसा नेल्सन मंडेला ने कहा है कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ सोशल चेंज इन सोसाइटी। तो जो हथियार है वो तो अवेयरनेस है और एजुकेशन है। तो हमें कम्युनिटी के लिए थोड़ा प्रयास और रिसोर्सेज को एक प्लेटफॉर्म पर हम लाकर और शेयरिंग बेसिस पे किस तरह से हम समुदाय में एडवांटेज हम लोगों को दे सकते हैं। धन्यवाद जी सर, थैंक यू सो मच। उमा गुप्ता जी हैं, राहुल जी, प्रिया सिंह जी, अनुभा सैनी जी, अंजलि शर्मा जी, प्रीति, अगर है तो प्लीज रेस्पॉन्स दीजिए। भुवल चौहान जी, दुर्गेश पांडे जी, पुनीता गुप्ता जी, पुनीता गुप्ता जी। जी सर, उपस्थित हूँ, मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है? जी बोलें। मैं पुनीता गुप्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तरफ से अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में जुड़े मुख्य अतिथि एवं अतिथिगण और इस सभा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से जुड़े समस्त विद्वत गणों को मैं पुनीता गुप्ता सत नमन करती हूँ। मेरा विषय है परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में ऑनलाइन शिक्षण की समस्या तथा उनका समाधान। हमारे भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से परंपरागत शिक्षा को महत्व दिया जाता है। प्राचीन काल में आम जनमानस गुरुकुल में जाकर परंपरागत रूप से शिक्षा पद्धति से ग्रहण करते थे और शिक्षा के अंतर्गत गुरु व्याख्यान पद्धति से शिष्यों को ज्ञान प्रदान कराते थे। हमारे परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में कक्षा कक्ष पढ़ने और पढ़ाने की व्यवस्था थी। ये शिक्षा बाल केंद्रित होता था और इस शिक्षा के सर्वांगीण विकास बालकों का होता था। कोरोना वायरस का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है तो वो शिक्षा जगत पे पड़ा है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इंटरनेट स्पीड और तकनीकी का अभाव। भारत में इंटरनेट स्पीड की बड़ी समस्या है। ब्रॉडबैंड स्पीड विश्लेषण करने वाली कंपनी ओकला ने एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर सन 2019 में भारत मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में 128वें स्थान पर है। भारत में डाउनलोड स्पीड 11.18 Mbps और अपलोड स्पीड 4.38 Mbps रही है। ऐसे में वीडियो क्लास लेते समय इंटरनेट स्पीड कम ज्यादा होना समस्या पैदा करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट स्पीड की हालत और खराब है।
बिजली चले जाने पर इंटरनेट या तो बंद हो जाता है या तो 2 GB स्पीड पकड़ती है। उस स्पीड से न तो कुछ मैं सुन सकती हूँ न तो उसे देखा जा सकता है। आज देश में वेबिनार की धूम है, लेकिन इसमें प्रतिभागिता करने वाले लोग गिने चुने हैं। अगर देखा जाए तो केवल 30 से 40% विद्यार्थी इसका लाभ ले पा रहे हैं। भारत में अधिकांश मोबाइल कंपनियां एक दिन में 1 से 2 GB डाटा उपयोग के लिए दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। सर 1 मिनट और टाइम। प्राइमरी और माध्यमिक स्तर पर यह समस्या बहुत ही बड़ी है। आजकल छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक के लिए लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन के सहारे पठन पाठन हो रहा है। सरकार शिक्षकों की तकनीकी बढ़ाने के लिए लगी तो है, लेकिन इसकी जमीनी स्तर पर स्थितियों को देखते हुए इसका प्रभाव उल्टा पड़ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनलाइन शिक्षण में सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं अपनी वाणी को इसी विराम देती हूँ। नमस्कार। सत्र के समापन के अवसर पर मैं हमारे ज्येष्ठ डॉक्टर के शैन जी को आमंत्रित करता हूं कि वे कृपया आकर के धन्यवाद ज्ञापन करें, क्योंकि अग्रिम सत्र की भी जो है वो प्रबंधन करना है जी। इसके लिए समय से हमें सत्र पूर्ण करना है जी। शैन साहब जी सर। सुन रहे? Okay. Thank you very much. It is my privilege to express our gratitude to all great scholars who are assembled here in this online international seminar on education. First of all, I would like to express my heart gratitude to our beloved principal or director, Professor Vasudev Sharma ji, who is the motivation behind the conduction of this international seminar, and also who is working hard to lead this great institution to a new heights. I sincerely thank you, Professor Vasudev Sharma ji, for being with us as the president of this session. Thank you very much. Further, Professor, I express my sincere thanks to Professor Rajiv Ratan Sharma ji, who is a great scholar of education, working as the professor of Jammu University, who on our request attended the section and delivered a valuable speech on online education. On behalf of the Central University, Sanskrit University and the Department of Education, I express my sincere thanks to Professor Rajiv Sharma ji. Thank you, sir. Further, I express my sincere thanks to Professor Madan Mohan Jha ji, who is leading the Department of Education Jammu campus to a new heights. He is the power behind the conduction of this international seminar, and with his guidance, this program is successful one too. On behalf of all participants and the department, I thank Professor Madan Mohan Jha ji. Thank you, sir. Further, I express my thanks to Professor Kuldeep Sharma ji, who worked hard to make this program a remarkable one. Thank you, Professor Kuldeep Sharma ji. And I thank you all faculty members of the department who worked hard to make it a successful event, and all participants who are you participated from South India to North India, everywhere throughout the India, and they expressed their views in the limited times. I sincerely thanks to all of you great scholars, participants, on behalf of Central Sanskrit University, Sri Ranveer campus, Jammu. Thank you all, and whoever may be behind the program and who could submit their papers or present their paper, and who could not present the paper, for all of them, I thank you very much. Thank you, sir. कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको अतीव धन्यवादाः श्रीमतां करुणाकरण शैन महोदयानां।
वस्तुतः भवन्तः अपि अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनस्य पृष्ठभूमौ अतीव श्रमम् आचरन्तः सन्ति, अतः भवतेऽपि महान्तः धन्यवादाः। इदानीम् अनेन सहैव एतत् सत्रं पर्यवसानं याति। एतन्मध्ये यदि अस्माकं संयोजकाः विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर मदन मोहन झा महोदय यदि किञ्चित् वक्तुम् इच्छन्ति तर्हि तेषां स्वागतम्, अन्यथा एतस्य सत्रस्य वयं तेषाम् अग्रे समापनं कर्तुम् इहामहे। पुनः तु 2:00 सत्रारम्भः भविष्यति। ते प्रतिभागिनः अन्ये भविष्यन्ति, अतः एतस्य सत्रस्य पर्यवसानम् अनेनैव भवतु। सर्टिफिकेट्स इस सत्र के जो भी प्रतिभागी हैं जिन्होंने पेपर प्रेजेंट किया है और रिलेवेंट सब्जेक्ट में अपना टॉपिक दिया है, उनको रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ में उनका सर्टिफिकेट हम 1 महीने के भीतर में उनके ईमेल आईडी पर प्रेषित कर देंगे। शायद उससे भी पूर्व में कर पाएंगे तो जरूर उसके लिए प्रयास रहेगा। जिन्होंने रिलेवेंट सब्जेक्ट में पेपर नहीं दिया है उनको हम प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे, और जो अन्य केवल प्रतिभागी के रूप में पंजीयन करवाए हैं उन सभी को भी हम प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र उनके मेल आईडी पर प्रेषित कर देंगे। आप सभी ने समय दिया, नियत समय पर उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सभी का पुनः एक बार अपने विश्वविद्यालय की ओर से, अपने परिसर की ओर से, हमारे विभाग की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पुनः सभी से भेंट होगी, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद।